जब एक गरीब इंसान पेट्रोल पंप पर काम करके करोड़पति बन सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं? आखिर हमारे अंदर क्या कमी है? जरा सोचिए। यमन के पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक आम लड़का जिसकी महीने की सैलरी सिर्फ 300 रुपए थी। उसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई अमीर बैकग्राउंड और बैंक बैलेंस एकदम जीरो। लेकिन अपनी स्मार्ट सोच और फाइनेंस की समझ से इसी इंसान ने आगे चलकर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसका मार्केट कैप आज 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। उसने अपने साथ साथ लाखों मिडिल क्लास भारतीयों को भी करोड़पति बनाया सिर्फ एक चीज के जरिए, और वो थी प्योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आज का वीडियो कोई आम मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक प्योर फाइनेंशियल केस स्टडी है, आर्बिट्राज, आईपीओ, कंपाउंडिंग और कैपिटल रेजिंग की, धीरू भाई अंबानी के स्टाइल में। क्योंकि जब दुनिया सिर्फ मोटिवेशन ढूंढ रही थी, धीरू भाई प्रॉफिट ढूंढ रहे थे। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। साल था 1955। धीरू भाई अंबानी एक 23 साल का गुजराती लड़का यमन के अदन शहर में काम कर रहा था, शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर, गाड़ियों में तेल भरना, रिकॉर्ड लिखना और बस यही सब। लेकिन धीरू भाई सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने एक चीज नोटिस की, यमनी रियाल के सिक्कों में वो सिक्के प्योर चांदी के बने थे, और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत इतनी ज्यादा थी कि एक सिक्के में लगी चांदी की कीमत उस सिक्के की असली कीमत यानी फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। मतलब अगर आप एक रियाल का सिक्का लेकर उसकी चांदी पिघला दें और उसे लंदन के मार्केट में बेचें तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये था आर्बिट्राज। अब रुकिए, इस शब्द को ठीक से समझते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत बड़ा हथियार है। आर्बिट्राज मतलब एक ही चीज को दो अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमत पर खरीदना और बेचना और उस कीमत के अंतर से प्रॉफिट कमाना। आज भी स्टॉक ट्रेडर्स यही करते हैं, कमोडिटी आर्बिट्राज या करेंसी आर्बिट्राज। लेकिन 1950s के दशक में एक पेट्रोल पंप वर्कर ने बिना किसी फाइनेंस डिग्री के इस पैटर्न को पकड़ लिया। धीरू भाई ने सिक्के जमा किए, उनकी चांदी निकाली और लंदन कमोडिटी मार्केट में बेच दी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने अपनी पहली पूंजी यानी कैपिटल जनरेट की, अपनी सैलरी से नहीं बल्कि अपनी सोच से। और यही था उनका पहला लाइफ लेसन जो हम सबको समझना चाहिए। अवसर सबके सामने होता है, बस धीरू भाई ने उसे देखना सीख लिया था। यमन से वापस आने के बाद धीरू भाई इंडिया में टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करते हैं। ब्रांड का नाम था विमल। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए था। और 1970s का इंडिया, बैंक सिर्फ उन्हें लोन देते थे जिनके पास पहले से पैसा था या बड़े कॉन्टैक्ट्स थे। एक नए बिजनेसमैन के लिए सारे दरवाजे बंद थे। कोई और होता तो रुक जाता, लेकिन धीरू भाई ने सोचा बैंक से नहीं लेना, मैं सीधा पब्लिक से पैसा लूंगा। 1977 में धीरू भाई ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आईपीओ लॉन्च किया। अब इंडिया में ये कॉन्सेप्ट एकदम नई चीज थी। आम लोग, क्लर्क, स्कूल टीचर, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, ये लोग कभी इक्विटी के बारे में सोचते भी नहीं थे। उनके लिए इन्वेस्टिंग का मतलब था एफडी, सोना या जमीन। तो धीरू भाई ने आम जनता को एकदम आसान भाषा में समझाया, तुम मुझे अपना पैसा दो, मैं उसे बिजनेस में लगाऊंगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा और मैं तुम्हें रेगुलर डिविडेंड भी दूंगा, मतलब कंपनी के मुनाफे में से हर साल एक छोटा हिस्सा। रिलायंस का 1977 का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। छोटे शहरों से, गांव से लोग मुंबई आए अपना एप्लीकेशन फॉर्म हाथ में लेकर। एक आदमी ने इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर को पहली बार स्टॉक मार्केट से कनेक्ट कराया था। कैपिटल जुटाने का ये तरीका एकदम क्रांतिकारी था, क्योंकि लोन पर आपको ब्याज देना पड़ता है, इक्विटी में नहीं। आप पब्लिक को कंपनी में हिस्सेदारी देते हैं और उनका पैसा बिजनेस बढ़ाने में लगाते हैं। जब कंपनी बढ़ती है तो सबका पैसा बढ़ता है। ये थी धीरू भाई की कैपिटल स्ट्रक्चर थिंकिंग। अमीरों